हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौड़ आईएएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व और इस स्वतंत्र न्यायपालिका को बनाए रखने के लिए संविधान में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, एक स्वतंत्र न्यायपालिका को किस प्रकार से सुनिश्चित किया गया है। फ्रेंड्स, प्रारंभिक समय से ही यानी कि मनुष्य के जब से पृथ्वी पर मनुष्य का आविर्भाव हुआ है, मनुष्य के जन्म के साथ ही, मनुष्य के विकास के साथ ही न्याय की जो आवश्यकता है वो कभी से ही महसूस हुई है। फ्रेंड्स, विवाद उत्पन्न होना एक ह्यूमन नेचर है, स्वाभाविक बात है। कहीं कहीं अक्षराधिकार को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं कहीं मतभेद या विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। और जब विवाद मतभेद उत्पन्न होता है तो दो जो पार्टीज हैं जिसके मध्य में कोई विवाद है, जो कोई मतभेद है, डिस्प्यूट है या लड़ाई झगड़ा है, उसके निपटान के लिए हमें तीसरे पक्ष की जरूरत पड़ती है जो न्यूट्रल होकर के, निष्पक्ष होकर के जो फैसला दे सके। इवन हमारे घर परिवारों में भी जब लड़ाई, बच्चे झगड़ों में लड़ाई हो जाती है, उसको निपटाने के लिए भी माँ बाप के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। गांव में भी जब कोई छोटा मोटा दो आदमियों के बीच विवाद हो जाता है, उसको निपटाने के लिए भी बड़े बुजुर्गों की जरूरत पड़ती है। और प्रारंभिक समय से ही हमारी जो न्याय पंचायतें थी या ग्राम सभा के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो न्याय का काम करते रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ही राज्य का विकास हुआ, हमारी जो स्टेट मशीनरी का विकास हुआ, तो राजा जो था वो पहले प्रारंभिक समय से ही सर्वोच्च न्यायाधिकारी माना जाता था और राजा ही न्याय का अंतिम स्रोत होता था। राजा के द्वारा किया गया न्याय ही अंतिम न्याय माना जाता था। लेकिन आज की आधुनिक प्रजातांत्रिक प्रणाली में, लोकतांत्रिक प्रणाली में जो राजा है वो राजशाही के काम से या राजकीय काम से और उसके जो न्यायिक काम से उसको अलग कर दिया गया है। जब राजा का जो काम है वो केवल राजशाही, राजकीय कामों को या प्रशासनिक कामों को ही देखना रह गया है और अधिकतर देशों में या अधिकतर प्रणालियों में जो न्यायपालिका का कार्य है, जो न्याय का कार्य है, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट की स्थापना की गई है और इस प्रकार से कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना, पृथक होना, ये आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है। चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या और कोई भी दूसरा डेवलप्ड कंट्रीज है, सभी में जो न्यायपालिका है, वहां की जो जुडिशरी है, एक एग्जीक्यूटिव से टोटली इंडिपेंडेंट और अलग है, ताकि जो हमारा प्रशासनिक सिस्टम है या प्रशासनिक कार्य प्रणाली है वहां पर निष्पक्षता को मेंटेन रखा जाए और कानूनों को सही तरीके से लागू किया जाए, एक पक्षपात तरीके से नहीं। यदि एग्जीक्यूटिव ही या कार्यपालिका ही न्यायपालिका का काम करेगी तो हो सकता है वो बाइस्ड हो जाए, पक्षपात हो जाए, अपने द्वारा किए गए कामों को जस्टिफाइड ठहराए। और हो सकता है क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में जो राजा है वो जनता के द्वारा चुना जाता है और वो लोक लुभावने कार्य करने के लिए, जनता को खुश करने के लिए कई बार वो चालाकी से, चापलूसी से, मकारी से भी काम ले सकता है, लोगों को बरगलाने के लिए, उनके वोट लेने के लिए। इसलिए इन सब बातों से बचने के लिए एक स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट एक न्यायपालिका की आवश्यकता हमेशा से महसूस की गई है और भारत में भी जो है स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। जो संविधान है वो हमारे देश का सर्वोच्च कानून का स्रोत है, यानी कि हमारे भारत में या आज की सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में जो संविधान है वो ही कानून का मुख्य स्रोत होता है। और संविधान में केंद्र, राज्यों और व्यक्तियों के मध्य अलग अलग उनके अधिकारों की, कर्तव्यों की एक विवेचना है, जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर कट डीमार्केट कर दिया गया होता है, उसका क्लियर कट एक अलग अलग विभाजन कर दिया गया होता है। और इस विभाजन के बाद उसी में कार्यपालिका, न्यायपालिका या जो विधायिका है, ये जो स्टेट मशीनरी के जो तीन मुख्य जो बॉडीज हैं, इनको अलग अलग इंडिपेंडेंट माना गया है और एक दूसरे में कोई सबॉर्डिनेट नहीं है और एक दूसरे कोई काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भारत में भी जो हमारा संविधान का भाग 5 उसका आर्टिकल जो है 5 ये कहता है जो न्यायपालिका है, मतलब जो स्टेट मशीनरी है या जो राज्य है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कार्य करेगा। यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का जो प्रोविजन है वो संविधान में ही कर दिया गया था। तो जब न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया और इसको इंडिपेंडेंट किया गया तो निश्चित रूप से इसका जो महत्व होगा उसी महत्व के लिए इसको इंडिपेंडेंट किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस स्वतंत्र न्यायपालिका का, इंडिपेंडेंट न्यायपालिका का क्या महत्व है किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन होता है, लेकिन कभी कभार समय के अनुसार, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार केंद्र
और राज्यों के मध्य कुछ ऐसे नए विवाद उभर कर सामने आ जाते हैं, कुछ ऐसे नए शत्रु उभर करके सामने आ जाते हैं जो कि पहले से कभी उनको नहीं समझा गया था। क्योंकि जो विकास है, जो जीवन है, वो विकासमान है और हमारे सामने नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। उसी नई नई टेक्नोलॉजी के अनुसार हमारे नए नए नियम कानून बनते रहते हैं, नए नए हमारे पास में स्रोत स्कोप आते रहते हैं। इसी स्कोप के कारण हमारे जो आर्थिक सामाजिक जो प्रोविजन है उसमें कभी कभार केंद्र और राज्यों को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, उनके अधिकारों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि इस पर कौन सा जो केंद्र का कानून लागू होगा या स्टेट कानून बनाएगा। तो इस प्रकार से कभी कभार संविधान के अंदर जो केंद्र और राज्यों को शक्ति विभाजन का प्रोविजन किया गया है उसको लेकर कभी कभार गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और उसकी व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है और इसलिए न्यायपालिका को एक निष्पक्ष और स्वतंत्र रखने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अलावा संघ एवं राज्य या राज्य और राज्य के बीच में भी कभी कभार विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी बात को लेकर के, किसी राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच या कभी कभार राज्य और राज्यों के बीच, जैसे कि हरियाणा और पंजाब के बीच नदी के जल बंटवारे को लेकर के विवाद है, साउथ के भी कुछ स्टेट्स के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद है, कभी कभार सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर के विवाद है। तो ऐसे विवादों को निपटाने के लिए जो है वो सभी विवादों को निपटाने के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अलावा जो न्यायपालिका है वो हमारे मूल अधिकारों की एक मेन प्रोटेक्टर, संरक्षक के रूप में काम करती है और जिसके लिए उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष होना जरूरी है। जब न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी तभी हमारे फंडामेंटल राइट्स की मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में काम कर पाएगी। कानूनों के निरीक्षण के लिए, व्याख्या के लिए, उसकी न्यायिक समीक्षा के लिए जब कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो इस कानून को निरीक्षण के लिए, उसके परीक्षण के लिए, उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए, उसकी व्याख्या के लिए जो है या उसका जुडिशियल रिव्यू के लिए, यानी कि बनाया गया जो कानून है वो कानून के दायरे में आकर के संसद ने कानून बनाया है या नहीं, या उसके द्वारा कानून बनाया गया सही है या नहीं है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, क्या वो हमारे संविधान की बेसिक संरचना जो मूल संरचना है उसका उल्लंघन करता है। तो इन सब को देखने के लिए जो उसका निरीक्षण, परीक्षण, व्याख्या, न्यायिक समीक्षा है उसके लिए एक स्वतंत्र और न्यायपालिका की आवश्यकता महसूस की गई। ये जो मुख्य मुख्य महत्व हैं जो कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। अब देखते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो सबसे पहला जो प्रोविजन है वो भाग 4 आर्टिकल 5 जो कहता है न्याय को या न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखना। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का जो प्रोविजन है वो हमारे संविधान में ही कर दिया गया है। इसके अलावा न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रक्रिया निश्चित की गई है। जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसको आर्बिट्ररी तरीके से, मनमाने तरीके से किसी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, उसकी एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। जब उन पर सीधाचार कदाचार का एक आरोप, यानी कि जब एक प्रूव्ड मिसबिहेव का जो एक आरोप उन पर साबित हो जाता है तभी उनको संसद द्वारा निश्चित प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और इनकी प्रक्रिया को एक संसद द्वारा निश्चित किया जाना, हटाने की प्रक्रिया को संसद द्वारा निश्चित किया जाना है ताकि जो न्यायाधीश हैं वो भय मुक्त होकर के अपना काम कर सकें। इसके अलावा उनके जो वेतन संबंधी प्रावधान है वो हमारे संविधान के द्वारा प्रोवाइड की गई जो संचित निधि है उस पर भारित होते हैं। संविधान के अंदर प्रोविजन किया गया है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या दूसरी जुडिशरी के जो भी जजेस हैं उनको जो वेतन है वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाएगा और उनकी नियुक्ति के बाद उनके वेतन में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये जो प्रोविजन है ये जजों को अपने वेतन संबंधी होने वाले परिवर्तनों से भय मुक्त करता है और उन्हें एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो जजेस हैं वो किसी प्रकार के लोभ लालच में आकर के गलत तरीके से धन अर्जन का उपाय न करें। इसके अलावा आर्टिकल 121 कहता है कि संविधान के दायरे के अंदर रहते हुए या अपने अधिकारों के दायरे के अंदर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा किए गए कार्य की कोई आलोचना नहीं की जा सकती, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जा सकती, बशर्ते कि यदि कभी कभार उनको हटाने की आवश्यकता महसूस पड़ जाए। ये उनको अपने जुडिशियल संबंधी कार्यों को करने के लिए, अपने जजमेंट को देने के लिए उनको एक इंडिपेंडेंसी और भय मुक्ता सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार आर्टिकल 129, आर्टिकल 215 कहता है जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होगी वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी, यानी कि उनके जो सभी जजमेंट है वो एक रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और उसकी जो मानना है वो मैंडेटरी होगा।
यानी कि उसके जो कानून होंगे वो सबॉर्डिनेट कोर्ट पर जो बाध्य होंगे, और सबॉर्डिनेट कोर्ट उनसे ऊपर जाकर के उनके अगेंस्ट जाकर के अपने रूलिंग नहीं दे सकता है। इसके अलावा जो न्यायिक अवमानना के लिए यदि कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है या जुडिशियल की जो अवमानना करता है, उसके आदेश को नहीं मानता है, तो कोर्ट को पावर है कि वो उसको न्यायिक अवमानना के केस में दंड दे सकता है। जैसे कि आजकल प्रेजेंट में प्रशांत भूषण जी का केस चला हुआ है, इससे पहले जस्टिस करण का केस था जहां पर न्यायिक अवमानना के उनको दंड दिया गया था। इसके अलावा आर्टिकल 146 हमारे संविधान का कहता है कि जुडिशरी के अंदर जितने भी, यानी कि कोर्ट के अंदर जितने भी कर्मचारी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, ये कोर्ट्स का अपना अंदरूनी मामला होगा। जुडिशरी का, न्यायपालिका का अंदरूनी मामला होगा, तो इसमें एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका वो इंटरफेयर नहीं करेगी। इसलिए आपने देखा कि जितने भी कोर्ट के अंदर जो अधिकारी अपॉइंट होते हैं, वो छोटे स्टाफ से लेकर के बड़े स्टाफ तक, वो सब कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं और हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये उनको किसी प्रकार के बाहरी कार्यपालिका के इंटरफेयर से या किसी प्रकार के गलत लालच से सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार आर्टिकल 127 क्लॉज 7 और आर्टिकल 220 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस सेवानिवृत्ति के बाद किसी लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो वकालत नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आर्टिकल 220 कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट का जज सेवानिवृत्ति के बाद उस हाई कोर्ट को में वकालत नहीं कर सकता जिस हाई कोर्ट में वो जज रहा है। वो किसी दूसरी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है, लेकिन उसी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता जहां पर कि वो जज रहा है, क्योंकि यदि वहां पर वो वकालत का जो कार्य करेगा तो हो सकता है कि अपने जजमेंट में बाइस्ड हो जाए और निष्पक्ष जजमेंट नहीं दे पाए। तो इस प्रकार से न्यायपालिका की जो है इंडिपेंडेंसी, उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान में ही प्रावधान किए गए हैं, ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष होकर के स्वतंत्र रूप से बिना किसी प्रकार के लोभ लालच से भ्रष्ट तरीके को अपनाए बिना अपना काम सुचारू रूप से कर सके और एग्जीक्यूटिव के कार्यपालिका के दबाव में नहीं आए और उसे बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के अपना काम करे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में ये स्वतंत्र न्यायपालिका और उसके प्रोविजन आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।